आज हम दो बहुत ही अहम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर बात करने वाले हैं, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। आखिर इन शब्दों के पीछे का सच क्या है और इनमें क्या फ़र्क है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, कब हम बस एक खराब मूड में होते हैं और कब ये एक क्लिनिकल मूड डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर सकता है? ये फ़र्क समझना, आप यकीन मानिए, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला कदम यही है कि इन दोनों कंडीशंस के बीच के बुनियादी फ़र्क को समझा जाए, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। डिप्रेशन की पहचान है एक लंबे समय तक चलने वाली, लगातार बनी रहने वाली गहरी उदासी। वहीं दूसरी तरफ बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान मूड के दो बिल्कुल अलग सिरों के बीच झूलता रहता है। मतलब, एक तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी और खुशी, जिसे मेनिया कहते हैं, और दूसरी तरफ वही डिप्रेशन वाली गहरी उदासी। लेकिन डिप्रेशन का मतलब हमेशा एक ही जैसा नहीं होता। इसके भी कई अलग अलग रूप हैं, और ये अपने लक्षणों और असर में एक दूसरे से काफी अलग हो सकते हैं। यहाँ हम इसकी पूरी रेंज देख सकते हैं। एक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी MDD, जिसमें लक्षण बहुत गंभीर होते हैं लेकिन शायद कम समय के लिए। और फिर है डिस्थीमिया, जो एक लंबे समय तक, मतलब सालों तक चलने वाला पर अक्सर कम गंभीर किस्म का डिप्रेशन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन डिसऑर्डर्स की वजह क्या है? और इसका जवाब, देखिए, सीधा नहीं है, क्योंकि शायद ही कभी कोई एक अकेली वजह होती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कई फैक्टर्स का मिला-जुला असर होता है। इसमें जेनेटिक्स, हमारे दिमागी केमिकल्स का बैलेंस, जिंदगी के तनाव भरे अनुभव और यहाँ तक कि हमारी रोज की आदतें, ये सब मिलकर एक भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, हमें संभावित वजहें पता हैं, लेकिन फिर प्रोफेशनल्स ये कैसे तय करते हैं कि किसी को वाकई में इनमें से कोई डिसऑर्डर है या नहीं? इसका जो डायग्नोसिस है, वो लक्षणों के एक पैटर्न को पहचानने से शुरू होता है। और ये लक्षण सिर्फ इमोशनल नहीं होते, बल्कि इसका असर व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है, उनकी भावनाओं पर, उनके शरीर पर, उनके सोचने के तरीके और उनके व्यवहार पर भी। ये डायग्नोसिस की पूरी प्रक्रिया बहुत ध्यान से और एक तय तरीके से की जाती है। सबसे पहले लक्षणों की पहचान होती है, फिर ये देखा जाता है कि वो कितने समय से हैं, और फिर पूरी तरह से जांच करके आखिर में DSM-5 जैसे स्थापित मानदंडों के आधार पर एक औपचारिक निदान तक पहुंचा जाता है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इसका सामना कैसे किया जाए। और अच्छी बात यह है कि इन स्थितियों को संभालने और बेहतर महसूस करने के लिए कई असरदार तरीके मौजूद हैं। मैनेजमेंट का पहला और सबसे ज़रूरी आधार है थेरेपी। यह हमें डिसऑर्डर के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने और हमारी नेगेटिव सोच के पैटर्न को बदलने के लिए ज़रूरी टूल्स देती है। दूसरा आधार है दवाइयाँ। ये बायोलॉजिकल लेवल पर काम करती हैं और हमारे मूड को नियंत्रित करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। और तीसरा आधार है हमारी अपनी जीवन शैली में बदलाव। इससे मरीज खुद अपनी सेहत को बेहतर बनाने में एक एक्टिव भूमिका निभा पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में सबसे असरदार तरीका एक मिला-जुला यानी एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है, जिसमें एक बेहतर और पूरी देखभाल के लिए इन सभी तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन स्थितियों के बारे में सही जानकारी हमें एक ऐसा समाज बनाने में कैसे मदद कर सकती है जहां लोग एक दूसरे को ज्यादा समझें और सहारा दें, क्योंकि ज्ञान ही वो पहला कदम है जो किसी भी तरह के कलंक को मिटा सकता है और एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी मानी जाए। हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये डिसऑर्डर्स आखिर हैं क्या। फिर इनके पीछे के कारण क्या हैं, वो देखेंगे। उसके बाद इनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, और आखिर में इन्हें डायग्नोज और मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिसऑर्डर्स हैं क्या, इनको डिफाइन करते हैं, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। अच्छा, इसे ही ज्यादातर लोग क्लिनिकल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ सैड फील करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। ये एक ऐसी निराशा है जो लगातार बनी रहती है। अब आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर पर, और यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, बाइपोलर I और बाइपोलर 2 में आखिर फर्क क्या है।
तो देखिए, सारा खेल हाई की इंटेंसिटी का है। मतलब वो जो उन्माद वाली स्टेट होती है वो कितनी तेज है। बाइपोलर 1 में फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड्स होते हैं जो किसी की जिंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। वहीं बाइपोलर 2 में होते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड्स। ये मेनिया का थोड़ा हल्का रूप है। और पता है क्या, ये अक्सर पकड़ में ही नहीं आता और लोगों को गलती से सिर्फ डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिल जाता है। और देखिए, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी कंडीशंस ना एक स्पेक्ट्रम पर होती हैं, मतलब कम से लेकर ज़्यादा तक। और साइक्लोथाइमिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये बाइपोलर का एक और भी हल्का रूप है जिसमें मूड स्विंग्स तो होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, पर उतने सिवियर नहीं होते। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये डिसऑर्डर्स हैं क्या। अब अगला सवाल, ये होते क्यों हैं? चलिए इनके कारणों को थोड़ा खोदते हैं। तो इन कंडीशंस का कारण क्या है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है जिसमें जेनेटिक्स, बायोलॉजी और हमारे आसपास का माहौल सब कुछ शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। अगर फैमिली में किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। मतलब ये डिसऑर्डर्स अक्सर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें जीन्स का एक बड़ा हाथ है। जेनेटिक्स के बाद आता है बायोलॉजी का रोल। हमारे दिमाग में ना कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन। ये हमारे मूड, खुशी, एनर्जी, इन सब को कंट्रोल करते हैं। और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और आखिर में हमारे आसपास का माहौल और हमारे अनुभव ये ट्रिगर का काम कर सकते हैं। मतलब जिंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट हो, जैसे नौकरी चले जाना, कोई रिश्ता टूटना या फिर अकेलापन महसूस करना, ये सब चीजें भी वजह बन सकती हैं। ठीक है, तो कारण तो हमने समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि असल में ये डिसऑर्डर्स दिखते कैसे हैं, मतलब इनके लक्षण क्या हैं। हम मैनिक और डिप्रेसिव इन दोनों ही तरह के एपिसोड्स पर फोकस करेंगे। तो पहले बात करते हैं मैनिक एपिसोड की। ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा साइन है। ये एक हाई स्टेट होती है जिसमें एनर्जी और मूड दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके क्लासिक लक्षण क्या हैं? एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नींद की ज़रूरत एकदम कम हो जाती है, दिमाग में विचार दौड़ने लगते हैं और लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं। और हाँ, कॉन्फिडेंस भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोग अक्सर रिस्की फैसले लेने लगते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड। ये वो लो फेज है और इसके बहुत सारे लक्षण मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं। इसमें क्या होता है? लगातार उदासी और निराशा बनी रहती है, एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है, हर वक्त थकान महसूस होती है। जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ये सब मिलकर किसी भी इंसान की नॉर्मल जिंदगी जीने की और खुश रहने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, तो हमने डिसऑर्डर्स, उनके कारण और लक्षण सब समझ लिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। इन्हें डायग्नोस कैसे किया जाता है और मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। डायग्नोसिस कोई एक ब्लड टेस्ट जैसी चीज़ नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले डॉक्टर आपकी और आपकी फैमिली की पूरी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। फिर एक प्रोफेशनल आपके सोचने समझने के तरीके, आपकी फीलिंग्स और बिहेवियर को असेस करता है और फिर इन सबको DSM-5 के क्राइटेरिया से मैच किया जाता है ताकि सही पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। और जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो इसका अप्रोच भी मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, दवाइयाँ होती हैं जैसे मूड स्टेबलाइजर्स, साइकोथेरेपी होती है जैसे CBT जो बहुत असरदार है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, पूरी नींद लेना और सबसे ज़रूरी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, मतलब परिवार, दोस्त और सपोर्ट ग्रुप्स। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इन डिसऑर्डर्स को समझना और मैनेज करना एक सफ़र है, कोई एक मंजिल नहीं। क्योंकि इनके कारण इतने सारे हैं तो जाहिर है कि ट्रीटमेंट भी कई लेवल पर होना चाहिए। और यही हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है, जब कारण इतने सारे हैं तो क्या कोई एक इलाज हो सकता है, या फिर सही मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ना कि कोई वन टाइम फिक्स।